हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके हैं, डिस्कस भी हमने कर लिए हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड को आपको अलग करना है इन वर्ड्स में से, तो आपने यहाँ पर क्या किया है, अलग किया है। अगला जो प्रश्न था वो आपका एक क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि अगर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 20% साइटोसिन है तो वहां पर आप एडेनिन के परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो एडेनिन का जो परसेंटेज है वो हमारे पास 30% आया था। आंसर इज 30%। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये उसी के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आपने कहा इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज। अगर किसी एक डीएनए स्ट्रैंड में ये सीक्वेंस है तो आपको बताना है यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में आपको 5' to 3' डायरेक्शन दिखानी है। तो यहाँ पर भी 5' to 3' डायरेक्शन दी गई है, यहाँ भी 5' to 3' डायरेक्शन आपको बतानी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है गिवन ये है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगा वो ये होगा, 3' to 5' में होगा ऑफकोर्स, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपने कहा क्या होता है पोलैरिटी, आपने कहा कि एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं या फिर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। हमने कहा नहीं, एंटी पैरेलल होते हैं, यही तो बोला है। एक 5' to 3' होगा तो दूसरा 3' to 5' यहाँ पे होगा। लेकिन ये 3' to 5' डायरेक्शन में है। आपको 5' to 3' सीखना तो सिंपल है, बस यहाँ से इसको आपने 5' को यहाँ लेकर के आना है, 3' को यहाँ लेकर के आना है। तो जो सीक्वेंस हमारा आता है वो कुछ ऐसा आता है, यानी कि आप एक करके जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस है उन्हें इधर लेकर के आए और आपका 5' to 3' डायरेक्शन में आपने आंसर सॉल्व किया है। यहाँ तक की बात कर चुके थे। आते हैं नए क्वेश्चन पे जो हमारे पास दिया गया है। अच्छा, ये आपके होमवर्क में था। विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स led Watson and Crick to hypothesis a semi-conservative modes of DNA replication explain। ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा और आपको होमवर्क में इसको करने को दिया गया था। देखो एक बार पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। Watson and Crick noted that the two DNA strands are anti-parallel, जो कि हमने अभी बात की। एंटी-पैरेलल का मतलब होता है एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' होगा, वो एंटी पैरेलल होता है। क्यों एंटी पैरेलल होता है ये भी आपको पता है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने कहा कि एक जो आपने कहा एक चेन है न्यूक्लियोटाइड की, वो तो सीधी है। दूसरी चेन जो है वो आपने कहा इन्वर्टेड हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के सामने आ सके, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, आपको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं। Watson and Crick noted that the two DNA strands are anti-parallel, complementary to each other with regards to their base sequence, which facilitate each strand to serve as a template to synthesize a new strand. This organization of DNA molecule further the hypothesis that the replication of DNA is a semi-conservative. In other words, the double-stranded DNA molecule splits and in turn each of us separated strand serve as a template to synthesize a new complementary strand. Subsequently, each DNA molecules will have one parental strand and a newly synthesized daughter strand, as only one parental strand is conserved in each of the daughter molecules. The mode of replication is termed as semi-conservative. The sequence of bases in the template strand, because of complementary base pairing, governs the sequence of base in the daughter strand. Subsequently, this property of DNA led Watson and Crick to hypothesize the semi-conservative modes of replication. अच्छा, ये इतनी सारी जो हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है उसको सिंपल आप यहाँ पे डायग्राम में समझ सकते हैं। तो ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है डीएनए का, ये पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए क्या होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं, रेप्लिकेशन बबल बनाते हैं, देन रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे नई जो स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन होता है। तो एक डीएनए से दो डीएनए हमारे पास आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, और दूसरा जो है वो न्यू स्ट्रैंड है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक डीएनए
से दूसरा डीएनए बन गया है और दोनों ही स्ट्रैंड नए हैं। 2 डीएनए बनते हैं लेकिन उसमें एक जो स्ट्रैंड होता है वो क्या होगा यहाँ पे, वो आपका टेम्पलेट होगा जो कि पैरेंटल डीएनए होगा। नया जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है दैट इज न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो कंप्लीटली ये पूरा का पूरा नया नहीं बना है, बल्कि क्या हुआ है, एक तो पैरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है, एक पैरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है। बस इसी को सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक तो चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। चलो आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखो। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट डीएनए और आरएनए and the nature of a nucleic acid synthesized from it, डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है। लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। देखो आपने कहा कि जो टेम्पलेट का केमिकल नेचर है, टेम्पलेट समझते हो, वो स्ट्रैंड जिसके बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा या जिसके अकॉर्डिंग जो है वो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, उसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा? उसके अकॉर्डिंग ये है, देखो हमने कहा ये है डीएनए का स्ट्रैंड, ये ऐसे रेप्लिकेशन, ये डीएनए का है और ये हमने क्या बनाया है यहाँ पे, और एप्लीकेशन फॉर्क बनाई है। इस पे भी नाइट्रोजनस बेस लगे होंगे और इस पे भी नाइट्रोजनस बेस लगे होंगे। तो ए टी टी सी सी जी ए टी, ठीक है, तो टी ए जी जी सी टी ए ऐसा रहा होगा। अब इसमें जो नए स्ट्रैंड बनेंगे, नए जो इसमें नया जो स्ट्रैंड बनेगा, ये इसके बेसिस पे ये स्ट्रैंड बनेगा, इसके बेसिस पे ये स्ट्रैंड बनेगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड बनेगा ये इसके बेसिस पे बनेगा। कैसे बनेगा? नाइट्रोजन इसके बेसिस पे एडेनिन से जुड़ता है थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन एंड एडेनिन, ऐसे। क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इन्हीं के अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे ऐड होंगे और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होंगे, ऐसे। ठीक है, अब समझ आया? तो टेम्पलेट कौन होगा? टेम्पलेट ये है जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, दैट इज टेम्पलेट। तो आपने बोला डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ अ टेम्पलेट, डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है। केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, या आपने कहा कि जो केमिकल नेचर है टेम्पलेट का एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड का जो नेचर है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट, जो डीएनए और आरएनए से बना है। लिस्ट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। आपको क्या बताने हैं यहाँ पे? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज बताने हैं। चलो एक बार करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले खुद से यहाँ पे ट्राई करेंगे। चलो एक बार क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हो सकता है आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। आपको बताना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज बताना है। ठीक है, क्या बताना है? पॉलीमरेज। आपने ये जो पॉलीमरेज शब्द है ये पढ़ा कहाँ था? याद करो, पॉलीमरेज शब्द आपने पढ़ा था जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। और रेप्लिकेशन में हमने कहा था, जैसे ये है रेप्लिकेशन में जब हमने पढ़ा था क्या था, डीएनए से डीएनए यहाँ पर बनेगा, डीएनए आरएनए दोनों के एस्पेक्ट में बात हो रही है, तो दोनों में से कोई भी है, या आरएनए से आरएनए बनेगा, या आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं या हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में भी हम पॉलीमरेज को देखते हैं। उसमें क्या हमने पढ़ा था कि डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। तो एक पर्टिकुलर टर्म रेप्लिकेशन नहीं लिखते हैं। हमने कहा जब भी हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं या जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो हम पॉलीमरेज यहाँ पर लिखते हैं। पॉलीमरेज का काम क्या है? तो यहाँ पर जो है वो क्या जुड़ जाता है, क्या प्राइमर जुड़ गया है, जुड़ गया है प्राइमर। अब पॉलीमरेज का काम है, पॉलीमरेज का काम है कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को क्या करना, ऐड करना। ये यही काम है पॉलीमरेज का, यस और नो? देखो एक बार, पॉलीमरेज का काम क्या है? यही काम है पॉलीमरेज का। अब थोड़ा सा याद आ रहा है पॉलीमरेज कहाँ पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज आपको बताने हैं, आपको ध्यान होगा अगर, तो हमने पॉलीमरेज के अलग अलग टाइप यहाँ पे पढ़े थे।
समझ आ गया। देखो पॉलीमरेज का काम यही तो है कि न्यूक्लिक जो न्यूक्लियोटाइड है उनको ऐड करना और नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना। चलो ये तो बात हो गई है। अब नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन या तो ऐसे होता है, ठीक है, या आपने देखा होगा कि हमने बात की थी जब आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस हमने देखे थे ऐसे, और हमने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, जीन है। जीन यानी कि सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए या यूनिट ऑफ डीएनए जिससे कंप्लीट आरएनए बनेगा और उससे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो जीन है इससे हमारा जो आरएनए है वो ये बना है, ठीक है, ये हमारा आरएनए बन रहा है। तो एक तो नया स्ट्रैंड यहाँ पे भी बन रहा है, ये भी तो आरएनए स्ट्रैंड है, ये भी तो नया स्ट्रैंड बना है, ये भी नया स्ट्रैंड बना है जो डीएनए के ही स्ट्रैंड है। यहाँ पे दोनों जगह पॉलीमरेज यूज हो रहे हैं। ये समझ में आ गया कि पॉलीमरेज क्या है और पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है। अगर ये समझ आ गया है तो आप समझो, मैं फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ करके समझाती हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट, टेम्पलेट के केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग या डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट, वो टेम्पलेट डीएनए का भी हो सकता है, वो टेम्पलेट आरएनए का भी हो सकता है। तो आपने कहा डीएनए या आरएनए का जो टेम्पलेट है उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, पहले ये है एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट। देखो फ्रॉम इट का मतलब है कि डीएनए और आरएनए की ही बात हो रही है। आपने कहा डीएनए और आरएनए का जो टेम्पलेट है उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग या उसके केमिकल नेचर पे जो डिपेंड करता है, एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट, और जो न्यूक्लिक एसिड इससे बने हैं, इससे क्या मतलब है कि डीएनए से बने हैं, यानी कि हमने बोला ये ठीक है, अब यहाँ पर बने हैं, ये नया स्ट्रैंड बना है, ये नया स्ट्रैंड बना है। आपने कहा कि पहली लाइन ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट डीएनए और आरएनए, टेम्पलेट डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो जैसे कि ये टेम्पलेट है, यहाँ पे ये टेम्पलेट है, या दूसरी कंडीशन जो हमने बोली है कि ये हमारे पास क्या आता है, डीएनए है, और उस डीएनए से क्या बन रहा है, यहाँ पे आरएनए बन रहा है, ये आरएनए है। तो यहाँ पे टेम्पलेट क्या है, फिर से डीएनए है। या हमने बोला कि क्या होगा जब आरएनए से आरएनए बनेगा, ये भी तो होगा कि आरएनए से आरएनए ही बन रहा है, या ये भी तो हो सकता है कि आरएनए से डीएनए बनता है। कहाँ बनता है, कहाँ आपने देखा कि आरएनए से डीएनए बना है, कहाँ आपने देखा है, याद करो एक बार। तो आपने कहा कि हर केस में जैसे ये यहाँ पे टेम्पलेट है, जैसे ये यहाँ पे टेम्पलेट है, जैसे ये यहाँ पे टेम्पलेट है, ये यहाँ पे टेम्पलेट है, इन दोनों में टेम्पलेट एक ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट कौन होगा, टेम्पलेट का चयन कैसे किया जाता है, किसको माना जाता है कि टेम्पलेट कौन है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो आपने कहा कि जो टेम्पलेट है और टेम्पलेट का जो केमिकल नेचर है उसपे उसके अकॉर्डिंग, एंड नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट, और जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़े हैं, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बोल रहा है इट मीन्स कि डीएनए आरएनए की ही बात कर रहा है, तो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट हम जानते हैं बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आपने कहा कि पहला जो है वो ये है कि टेम्पलेट के केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, और इससे इससे इस टेम्पलेट से जो न्यूक्लिक एसिड बना है, मतलब कि इसी का स्ट्रैंड बना होगा, जैसे कि इस टेम्पलेट से ये न्यूक्लिक एसिड बना है यानी कि नया स्ट्रैंड बना है, इस टेम्पलेट से ये न्यूक्लिक एसिड बना है यानी कि ये टेम्पलेट बना है, और इस न्यूक्लिक एसिड के नेचर के बेसिस पे ये जो बना है, ये जो आपने कहा न्यू स्ट्रैंड जो बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, तो गलत नहीं होगा। ये टेम्पलेट भी आपका न्यूक्लिक एसिड ही है, ये जो नए स्ट्रैंड बने हैं ये भी आपके न्यूक्लिक एसिड ही है, ठीक है, टेम्पलेट है या फिर न्यू स्ट्रैंड जो है। तो आपने कहा कि जैसे कि अब हमने कहा ये ऐसे हो गया है, तो ये जो है आपका कंप्लीट डीएनए है, इसको हम न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। ये जो है ये आपका कंप्लीट डीएनए है, इसको भी हम न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। तो आपने कहा कि जो टेम्पलेट है उसके नेचर के अकॉर्डिंग और इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो नया स्ट्रैंड बना है या जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पॉलीमरेज के टाइप्स बताइए, या लिस्ट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड बनाने वाले पॉलीमरेज का नाम लिखिए। अब मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, सीधे डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। आपको
नाम याद आ जाएगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आया पहला, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसमें हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? वही एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा है, जिसमें रेप्लिकेशन वाला, यहाँ पर ये रेप्लिकेशन वाला एग्जाम्पल है आपका। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कैसे किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? हमने बोला डीएनए स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग कर रहा है। ये पॉलीमरेज नया जो स्ट्रैंड बना रहा है ये इस डीएनए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बना रहा है, तो क्या है? डीएनए डिपेंडेंट है। ये पॉलीमरेज कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट है, क्योंकि डीएनए से डीएनए के अकॉर्डिंग नया स्ट्रैंड बनाएगा। अच्छा, बना क्या रहा है? जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो क्या बन रहा है? आपने कहा ऑफ कोर्स डीएनए तो ही बनेगा। हमने कहा ठीक है, डीएनए बनेगा, लेकिन आरएनए भी तो बन सकता है। आरएनए भी तो डीएनए से ही बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? ये डीएनए का ही स्ट्रैंड बन रहा है। ये भी आपने कहा डीएनए का स्ट्रैंड है। तो क्या बना रहा है? डीएनए का स्ट्रैंड बना रहा है, तो इसीलिए इसको डीएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं। अगर ये आरएनए बनाता तो हम क्या कहते? इसको आरएनए पॉलीमरेज कहते। तो डीएनए बना रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बना रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज। किस पे डिपेंड है? डीएनए पे डिपेंड है, तो डीएनए पे डिपेंड है, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए बना रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज। तो पहला जो पॉलीमरेज आता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा। क्लियर है इतना? दूसरा मैं नाम लिख रही हूँ, वो देखो। ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये ट्रांसक्रिप्शन का एग्जाम्पल है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने बोला था ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं और इस डीएनए से क्या बनेगा? यहाँ पे आरएनए बन जाता है। अब देखो, आरएनए जो बना ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो टेम्पलेट डीएनए है इस पे डिपेंड करता है, तो ये डीएनए डिपेंडेंट होगा। लेकिन क्या बना रहा है? आरएनए को बना रहा है, तो अब हम इसको आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं हम इसको? ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं। समझ आया? तो सेकंड इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ आया? चलो, तीसरा आता है अगर आरएनए से ही आरएनए का फॉर्मेशन हो तो। ये वाला है, ठीक है ये। चलो उससे पहले ये वाला देख लेते हैं। अगर अगर आरएनए पे डिपेंड या आरएनए टेम्पलेट से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये कहाँ देखा था? आपको याद होगा, रेट्रोवायरस हमने देखा था। एचआईवी वायरस जो होता है, एचआईवी वायरस में हमने क्या बोला कि ये हमारी सेल है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ डालेगा। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। चलो इसका जेनेटिक मटेरियल कुछ अलग बना लेते हैं। इसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? ये हमारा क्या है? ये हमारा डीएनए है। ये इस आरएनए से क्या बना देगा? डीएनए बना देगा। यहाँ पर देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? इस आरएनए से डीएनए बना देगा। तो इस आरएनए से जब डीएनए बना तो क्या हुआ है? आरएनए के डिपेंड पे क्या बना है? डीएनए बना है। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ आया? समझ आया यहाँ पे? और लास्ट जो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि अगर आरएनए के डिपेंड आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? आरएनए डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज। अब बताओ पॉलीमरेज के टाइप पता चल गई, कितने टाइप का पॉलीमरेज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब ह्यूमन में आरएनए का फॉर्मेशन होता है तब पॉलीमरेज के टाइप बताओ, तो एक और क्वेश्चन आता है, तब आप बोलिए पॉलीमरेज फर्स्ट है, पॉलीमरेज सेकंड है, पॉलीमरेज थर्ड है। अच्छा बताओ पॉलीमरेज फर्स्ट से कौन सा आरएनए बनेगा, पॉलीमरेज सेकंड से कौन सा बनेगा, पॉलीमरेज थर्ड से कौन सा बनेगा, क्योंकि 3 आरएनए आपके पास आते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो हमने बोला टू सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज अ डीएनए टेम्पलेट बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज अ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड टू सिंथेसाइज आरएनए। चलो समझ आया, एक बार आप लोग इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट टू एसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइबोसोम के 2 आपको मेजर फंक्शन बताने हैं ट्रांसलेशन के दौरान। तो पहला है राइबोसोम आर अ साइट वेयर द synthesis of proteins occurs from individual amino acid. It consists of a 2 subunit, ये 2 subunit से बना होता है, the larger subunit serve as the amino acid beginning site whereas the smaller subunit attack mRNA forming a protein synthesis complex. Since the large subunit of ribosomes has 2 different sites to attach to tRNA, it facilitates the amino acid to become closer for peptide bond formation. Also, the ribosome behave as a catalyst for a formation of the peptide bond. तो देखो राइबोसोम के फंक्शन है, प्रैक्टिकल है क्वेश्चन, एक बार आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे। हमने यहाँ पे रीड किया है रोल्स ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसलेशन की, जब ट्रांसलेशन हो रहा था यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो राइबोसोम का क्या रोल वहाँ पर था वो आपको बताना है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।